Good morning, student. Myself Abhishek Dubey, PGT Physics, RK सूरत +2 हाई स्कूल लोहड़ा पंडवा। मैं आज आप लोगों को काइनेटिक्स का शुरुआत करूंगा और काइनेटिक्स का जो मतलब है इसको पहले हम लोग समझ लें। काइनिंग का मतलब मोशन, मोशन और मैथमेटिक्स मैथ। तो हम लोग मोशन की गणित पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, गति का गणित पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स को हम लोग यह भी कहते हैं, शुद्ध गतिकी कहते हैं, जिसमें गति का गणित का अध्ययन किया जाता है, उसके कारणों पे विचार नहीं किया जाता है। वह क्यों गति कर रही है इसकी चर्चा हम काइनेटिक्स में नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी मैथमेटिक्स की चर्चा करते हैं। तो काइनेटिक्स में सबसे पहले हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट सेशन में मैं आपको मोशन, गति, रेस्ट, विराम, डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, स्पीड, चाल, औसत चाल, इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, अपने सबसे पहले फर्स्ट सेशन। तो चलिए एक एक करके इन सारे टर्म्स के बारे में हम उसके कॉन्सेप्ट के, उसके फिजिकल्स मीनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि कब किसी वस्तु को हम गति में कहेंगे? कब किसी वस्तु को हम गति में कहेंगे? When object is said to be in motion। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ
अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो उसे हम गति में कहते हैं। सिंपल है कि when object changes its position during time interval with respect to frame of reference, then it is said to be in motion. Then it is said to be in motion. तो changes its position क्या क्या होना चाहिए? पोजीशन चेंज होना चाहिए। चेंज इस पोजीशन, चेंज इस पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ with respect to frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो वस्तु मोशन में होगा। रेस्ट, इसके विपरीत जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी निर्देश तंत्र के रिस्पेक्ट में कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती है तो उस वस्तु को उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम रेस्ट में कहेंगे। सिंपल है। When object does not change its position during time interval with respect to frame of reference, then it is said to be in rest in that frame of reference. किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर वो स्थान परिवर्तन नहीं करती तो वो रेस्ट में है, अगर स्थान परिवर्तन करती है तो वो मोशन में है। तो सिंपल है। आप लोग अपने खोपड़ी में एक चीज याद रखिएगा कि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गति और विराम अपने निर्देश तंत्र पे डिपेंड करती है। कोई वस्तु गति और विराम निर्देश तंत्र मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। कोई वस्तु गति में होगा कि विराम में होगा वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, उस पर डिपेंड करती है। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग आगे बढ़े। एक बहुत सारा सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन मूव कर रही है, तो आपके बगल में जो आदमी बैठा हुआ है वो आपको हमेशा अपने बगल में पाता है, अपने साइड में पाता है, तो वो क्या कहेगा कि आप रेस्ट में, क्योंकि उस आदमी के रिस्पेक्ट में आप स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहे हो, हमेशा उसके आप बगल में ही बैठे हो। परंतु जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो देखा कि ट्रेन आई, कभी उसके सामने थे, फिर निकल गए, कुछ दूर चले गए, तो वह आपका स्थान में परिवर्तन होता हुआ महसूस कर रहा है, देख रहा है, तो वह आपको गति में कहेगा। मतलब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग निर्देश तंत्र में गति में है और विराम में भी है। सिंपल है। तो कोई वस्तु गति में भी हो सकती है और विराम में भी हो सकती है। यह डिपेंड करेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, सिंपल है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल है कि मान लो मैं किसी का फादर हूं, किसी का ब्रदर हूं, किसी का सन हूं, किसी, तो ये डिपेंड करता है, कोई मुझे पापा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई भैया कहता है, तो ये डिपेंड करता है, रिलेशन, हमारी रिलेशन डिपेंड करती है कि कौन मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कौन मुझे बुला रहा है। उसी तरह से गति और विराम इन चीजों पे डिपेंड करेगी कि आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस, जिसको दूरी के नाम से आप लोग जानते हैं, के बारे में देखते हैं। मान लो ये आपकी घर है पॉइंट ए पे, आपका फ्रेंड का घर है पॉइंट बी पे, और ये रोड है ऐसे घूमता हुआ, ये आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो आप इधर से अपने भाई के साइकिल से होते हुए अपने फ्रेंड के घर पहुंचेंगे। तो दूरी जो है, कहा जाता है कि पथ लंबाई, पथ लंबाई जो है, पथ की लंबाई, लंबाई जो है, पाथ लेंथ जो है, या एक्चुअल पाथ जो है, ऐसे भी हम लोग कहते हैं एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, जब आप यहां से यहां जाएंगे, इसी रास्ते से जाएंगे, रोड से जाएंगे, तो एक्चुअल पाथ है वो हम लोग कहते हैं दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को, पाथ लेंथ को हम लोग दूरी कहते हैं। तो सिंपल है, एक ही चीज बच्चों ध्यान में रखेंगे कि जो पथ की लंबाई है या एक्चुअल पाथ जो है, या जैसे आप मूवमेंट करते हुए गए हो, उसको हम लोग दूरी कहते हैं। ये कैसा है जी, कैसी क्वांटिटी है? एस्केलर क्वांटिटी है, एस्केलर क्वांटिटी है, एस्केलर है, अदिश राशि है, ऐसी क्वांटिटी है, एस्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसके डायरेक्शन की हम लोग कहीं बात नहीं करते, कोई इसकी सर्टेन डायरेक्शन नहीं। और दूरी के बारे में क्या हम लोग बातें करेंगे? दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो दूरी के बारे में ये चार चीजें याद रखेंगे। एक्चुअल पाथ दूरी है, या पाथ लेंथ, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा धनात्मक होता है। उसके बाद एक टर्म्स और मेरे पास है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। विस्थापन, आपको ए से बी तक जाना है, और अगर आपको पंख लगा हुआ होता, अगर आप उड़ सकते तो कैसे चलते? एकदम हवा में। क्यों ऐसे जाओगे? ऐसे एकदम सीधा अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाओगे, बहुत कम टाइम में पहुंच जाओगे। तो जो शॉर्टेस्ट रूट है, जो शॉर्टेस्ट रूट है, ये इनिशियल पोजीशन है, आरंभिक बिंदु है, ये फाइनल पोजीशन है। तो विस्थापन कहा जाता है कि शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु के बीच जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
तो शॉर्टेस्ट रूट, इससे शॉर्टेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट रूट याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट रूट, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या, तो शॉर्टेस्ट रूट। ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है सदिश राशि। यह वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है मतलब इसका डायरेक्शन होगा, सर्टेन डायरेक्शन होगा, किधर होगा डायरेक्शन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये डायरेक्शन। उसके बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगा, मान लो आप यहां से स्टार्ट किए घूमना और पूरा मार्केट घूमते हुए, अपने फ्रेंड के घर घूमते हुए और फिर यहीं आ गए। आपका इनिशियल पॉइंट कहाँ था, ये इनिशियल पॉइंट थे और ये फाइनल पोजीशन। आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, मतलब जहां से आप स्टार्ट किए हैं मोशन और वहीं पर आकर खत्म करते हैं, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो। सिंपल है, एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं और फिर मेरे हाथ में आ गया, ये ऊपर गया एच हाइट, फिर नीचे आया एच हाइट, तो डिस्टेंस कितना होगा एच और एच 2h, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्यों जहां से हम फेंके और वहीं वापस आ गया। तो व्हेन, याद रखेंगे बच्चों, when initial position or final position is same at the same point, then displacement will be zero. तो ये आपकी चीजें होंगे, तो आप याद रखिएगा, ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट रूट, और ये मेरी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट और डिस्टेंस एक्चुअल। तो चलिए इस पे कुछ हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, प्रॉब्लम हम लोग कुछ सॉल्व करें। ये फिगर जरूर आप लोग याद रखेंगे। सिंपल प्रॉब्लम है मेरे पास, एक आदमी पचास मीटर उत्तर की ओर जाता है, की ओर जाता है। इसके बाद लंबवत दाईं मुड़कर लंबवत दाईं मुड़कर 40 मीटर जाता है, 40 मीटर जाता है। पुनः 20 मीटर लंबवत दाईं और चलता है। और चलता है और फील्ड में पहुंच जाता है, तो आदमी द्वारा तय की गई
दी गई फर्स्ट दूरी ज्ञात करें और दूसरा विस्थापन। ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सिंपल है। पहले किधर गया 50 मीटर उतर गया है, फिर दाईं ओर मुड़ा है, कितना गया है 40 मीटर गया है, और फिर दाईं मुड़ा है, कितना गया है 20 मीटर गया है। तो हमको क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन निकालते हैं हम लोग। बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि दूरी क्या है, वास्तविक रास्ता है, एक्चुअल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट रूट है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इस समस्या का समाधान करने में लगाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पेपर में ये मालूम है बच्चों, आप पढ़े हो ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ये मालूम है आप लोगों। चलो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। अच्छा यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो पॉइंट ए से, और किधर गया है, उत्तर की ओर गया है। उत्तर किधर है, ऊपर में। तो बच्चा ए से स्टार्ट किया और यहाँ गया ए पॉइंट बी पे कितना मीटर, 50 मीटर। अब दाईं ओर मुड़ा है, आप ऐसे खड़ा हो जाना, दाहिना हाथ किधर होगा, इस साइड में, जिधर दाहिना हाथ होगा उधर चलना। अगर बाएं बोलता तो बाएं हाथ की ओर हम चलते। कैसे खड़ा होंगे, ऐसे खड़ा मत हो जाना, ऐसे। तो दाईं ओर इधर गए हम लोग, और ये सी पॉइंट पे गए, कितना मीटर, 40 मीटर। फिर दाईं ओर, अब क्या करना, इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, टपक टपक ऐसे चलो। दाहिना हाथ किधर आएगा, इधर आएगा। तो जिधर दाहिना हाथ आएगा, मान लो ये रोड है, इस रोड पे इधर से जा रहे हो तुम, तो दाहिना हाथ तो इधर इसी साइड में आएगी 20 मीटर, और ये पॉइंट डी पे 820 मीटर। यहाँ पे आप पहुंच गए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो डिस्टेंस, दूरी जो होगी वो क्या होगा, पाथ लेंथ है। डिस्टेंस क्या है मेरा, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता। ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए बी कितनी, 50, 40, और वो कितनी होगी 20, 110। दूरी क्या है, पाथ लेंथ है। कहते हैं जो वास्तविक रास्ता है, तो इधर 50 गए, फिर 40 गए, फिर 20 गए, सबको जोड़ दो। दूरी तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होगा और कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा इसमें निकालना है, इसको नोट कर लेंगे। दूसरा इसमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट, बच्चों मैं क्या बताया हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम पॉसिबल रूट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो न्यूनतम पॉसिबल रास्ता हो सकता है, अगर आप पक्षी होते, उड़ सकते, तो आप ऐसे उड़ते हुए यहाँ से यहाँ चले जाते। अभी हो सकता है इधर नदी, पहाड़, घर बना हुआ होगा, रास्ता नहीं है, और उड़ के हवा में जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं। तो ये जो होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एडी निकालनी है आपको,
डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या निकालना है, एडी। एडी कैसे निकलेगा? अब आप लोग सभी तेज बच्चे हो तो आप लोग क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर दिए। ये कितना मीटर होगा जी? ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा। टोटल कितना है? 50। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये कितनी है? 30 हो जाएगी। ये 20 अभी 30 50 हो गया। और ये कितना होगा? ये 40 है तो ये भी क्या होगा? 40। तो इस समकोण त्रिभुज, मान लो इसका नाम दे दिए AED में, समकोण राइट एंगल समकोण त्रिभुज AED में AD इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपने पढ़ा है, पढ़ा ना फॉर्मूला? नहीं पढ़ा? H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AE किधर? यही ये है। ये कितना है बच्चों? अभी मैं निकाला हूं 30 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर स्क्वायर कितना आएगा? 40 स्क्वायर, ये हो गया 1600, ये हो गई 900। बच्चों आप लोग सभी लोग जानते हैं 2500 हो गया। और ये 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 50 मीटर। डिस्टेंस कितनी आई थी? 110 मीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी हम बताएंगे। तो यहाँ से मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है, किससे? इस वर्टिकल लाइन से या नॉर्थ से। तो अब ये 10 अल्फा 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाय 10 थीटा इक्वल टू P बाय B। इस ट्राइंगल में, यहाँ जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल में ये अगर थीटा है तो P ये हो गया, B ये वाली हो गई। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? ED बटा AE। तो देखो 3 अल्फा 40 बाई 30, 10 अल्फा 4 बाई 3, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 4 बाई 3। 4 बाई 3 ऐसे 53 डिग्री की वैल्यू होती है, या नहीं जानते हैं तो 10 इनवर्स लिख सकते हैं इस लाइन से, इस लाइन से। इस टाइप से आप लोग उसका एंगल भी, डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, थोड़ी सी समझ में आई होगी। एक प्रॉब्लम और हम लोग लेंगे जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। चलो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या है कि एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति कर रही है, तो विभिन्न स्थितियों में उसका दूरी निकालना है और विस्थापन निकालना है। एक क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या रेडियस r है, एक वस्तु गति कर रही है, गति कर रही है। तो विभिन्न स्थितियों में विभिन्न दिए गए विभिन्न स्थितियों में
दूरी तथा विस्थापन निकालें। दूरी तथा विस्थापन। सिंपल क्वेश्चन है। An object moves on circular path having radius r. Calculate distance and displacement in different cases, different given cases. तो सबसे पहला केस 1 मैं ले रहा हूँ। पहली स्थिति जो मैं दे रहा हूँ बच्चों, ये देखो अर्धवृत्त है, ये यहाँ से स्टार्ट किए आप यहाँ पे चले गए और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस आप तो ये रास्ता है, आप तो गए होंगे साइकिल से ऐसे, आप साइकिल से तो ऐसे गए होंगे, तो सेमी सर्कल है। तो टोटल कितना होता है बच्चों, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। इसका आधा, इसका कितना, 2 पाई आर, इसका आधा है ना, तो 2 पाई आर बाई 2 कितना हो गया आंसर, पाई आर। पाई आर डिस्टेंस हो गई। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा इस स्थिति में, विस्थापन पूछा, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन ये इनिशियल और ये फाइनल। आप अगर उड़ने वाले होते तो सीधे ऐसे चलते हैं, मान लो सेंटर ओ है, तो ये क्या हो गया जी, ये क्या है, डायमीटर है, ए ओ और ओ भी यहाँ से यहाँ आर, और ये क्या हो गया आर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2r। इस स्थिति में जब एक सेमी सर्कल पाथ है, ए से बी पे गए हैं, तो इस स्थिति में दूरी जो है पाई आर होगी और विस्थापन जो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्लियर दिख रहा है आपको, ये रेडियस आर और ये रेडियस आर टोटल। चलिए पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति अगर हम बनाते हैं तो लो ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, 1/4 कर लिया, ए से बी। आप यहां से ऐसे गए हो, तो अब बताइए दूरी कितना, और ये मान लो सेंटर है इसका, इस सर्कल, तो क्या होगा दूरी और बताइए। तो भैया सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लो ये सर्कल अगर कंप्लीट है, सर्कल को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4, तो इसका कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है, नहीं 4 भाग में 1/4। तो टोटल कितना होता है, टोटल बाबू अगर टोटल होता तो 2 पाई आर, और उसका पर 1/4 ही दिख रहा है, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 2 कितना हो गया, पाई आर बाई 2। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये आपकी आरंभिक बिंदु है, ये अंत बिंदु है। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट रास्ता बनाना होगा, ये तो थोड़ा कर्व है, शॉर्टेस्ट रास्ता अगर बनाना होगा तो आप ऐसे बनाओगे, इस तरीके से आप बनाओगे, ये शॉर्टेस्ट रास्ता हो, तो क्या हो जाएगा जी, ये मेरा वो है, ये कितनी है बताओ, ये आर है, ये कितनी है, ये आर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, ए ओ बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, इसमें ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये कर्व हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया।
इस केस में आप ये जो ए भी निकालनी है हमको, ये भी है मेरा, तो ए भी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये एच है ये भी है टी है, तो दोनों का स्क्वायर करके अंदर रूट कर दो, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, ये हो गई तो रूट 2r हो गया, तो रूट 2r हो गया। चलिए एंगल तो आपको मालूम ही होगा, ये एंगल कितना होगा जी, ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है। ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है 180, ये तो 45 होगी, क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये दूसरी स्थिति। अब तीसरी स्थिति आप खुद बनाएंगे और मुझे तुरंत आपका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है और कितने, ये तो मैं तो मान लो आप ऐसे घूमते हुए यहां से ए से बी पॉइंट, यहां से घूमते हुए आप यहां, तो दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ, बार बार मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ। आप कैसे जाओगे, ऐसे ऐसे से क्या पहुंचोगे, तो ये कितना होगा टोटल, अगर होता तो कितना होता 2 पार्ट। इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड किए थे, अभी कितना पार्ट हुआ 1 2 और 3, 3/4 है टोटल 2 पाई आर। और इसमें कितना पार्ट, 4 में कितना पार्ट है 1 2 3 4, तो 4 में कितना पार्ट हमको टेबल किए हैं 1 2 और 3, मतलब 3/4 पार्ट, जिसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2 से, तो 3 पाई आर बाई, ये हो गया 3 पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये क्या है आपका आर और ये क्या है मेरा आर, फिर वही चीज हो गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आर स्क्वायर और ये भी हो गया हमारे आर स्क्वायर इस स्थिति में डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो आ रही है, और स्थिति और हम लोग लेंगे, स्थिति आप लोग बताएंगे, स्थिति 4 है और सबसे आसान वाली है, ये ऐसे घूमते हुए यहाँ आ गए, यहीं से स्टार्ट किए और यहीं आ गए। तो इस स्थिति में दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, इस स्थिति बताइए। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कितना टेबल किया 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट when initial point and final point at the same, initial starting point and final point at the same point, then displacement will be initial position और final position एक ही जगह पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी। तो इन चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या है, वो एक्चुअल पाथ है
डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अभी जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किया तो मैंने देखा कि डिस्टेंस बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से, पर ये हमेशा सही नहीं होगा। सही क्या होगा कि ये याद रखेंगे कि डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बड़ी होगी या कभी कभी बराबर भी होगी डिस्प्लेसमेंट। बराबर कब होगा? बराबर कब होगा जी? कि जब आपका घर यहाँ और आपके दोस्त का घर यहाँ और रास्ता ऐसे सीधी है, सड़क टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो आप कैसे जाओगे? वास्तविक पथ क्या है? ये है वास्तविक पथ, ये है। और अगर आप उड़ कर जाते हवा में तो ऐसे ही जाते। दोनों केस में क्या होगा? डिस्टेंस भी वही हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी वही हो जाएगी। मतलब आप सीधी सड़क पे अगर जब चलोगे तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। अनदर तो ये सही है हमेशा कि डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। छोटी सी क्वेश्चन ले लें हम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ratio of distance to distance. Distance to distance. What is the ratio of distance to distance? मान लो ऑप्शन है आपके पास ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी, लेस देन 1, लेस देन 1, एक से छोटी, मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मे बी लेस देन इक्वल टू। ये चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट को लाकर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये है इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आप याद रखेंगे हमेशा कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो जब इसको लाकर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली साइन आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आप लोग करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों मैंने अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझाया। उसके बाद हम स्पीड की बात करेंगे। स्पीड, चाल क्या है? तो हम लोग दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। Rate of change of distance is called speed. Rate of change of distance is called speed. दूरी परिवर्तन की चाल, दूरी तो दूरी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एकांक समय में तय की गई दूरी, ऐसे लिखो, एकांक समय में तय
की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब चाल इक्वल टू, बच्चों याद रखना ये क्या है चाल। चाल इक्वल टू सिंपल दूरी बटा समय, मतलब स्पीड। हम लोग शुरू से याद है डिस्टेंस बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ये आप लोगों को याद होगा। ऐसा यूनिट क्या है, तो यूनिट इसकी डिस्टेंस की मीटर और टाइम का सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। कैसे राशि है जी ये, कैसे, तो ये आपको अदिश राशि, चाल कैसी है, अदिश राशि है, कोई दिक्कत नहीं। अदिश है तो सिंपल अलजेब्राइक एडिशन होगा, अदिश राशि है तो सिंपल है। आप लोगों को चाल के बारे में इतना जरूर जानते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, और चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये अदिश राशि है। एक चीज और याद रखेंगे, तो ये तो चाल की बात हुई। अगर औसत चाल की बात करें हम लोग, औसत चाल क्या है, औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल। तो अगर आप वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं, आपका जो चाल है वो नियत नहीं है, समय के साथ साथ बदल रहा है, तो हम लोग औसत चाल की गणना करते हैं। जैसे आप लोग औसत प्राप्तांक निकालते हैं, उसी तरह से औसत चाल भी हम लोग निकालते हैं। कैसे औसत प्राप्तांक निकालते हो जी, आपने मान लो फिजिक्स का एग्जाम में एक साल में 4 एग्जामिनेशन हुए। पहले एग्जाम में आपने 100 में 60 मार्क्स लाया, दूसरे में आपने 65 लाया, तीसरे में आपने 75 लाया, और चौथे में आपने 80 मार्क्स लाया। तो आपका एवरेज मार्क्स कितना हुआ, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू। तो एवरेज मार्क्स आप कैसे निकालते हो, 60, 65, 75, 80, सबको क्या करते हो, 60, 65, 75 और 80 सबको ऐड करके, और कितने एग्जामिनेशन हुए हैं, 4 से डिवाइड कर देते हो, एवरेज मार्क्स निकल जाता है। तो उसी तरह से अगर आप एवरेज स्पीड निकालना है, मतलब आप नियत चाल से नहीं चल रहे हैं, कभी चाल कम कभी ज्यादा हो रही हो, तो औसत चाल की गणना हम लोग करते हैं। और औसत चाल, देखो बाबू, चाल क्या है, दूरी और समय का अनुपात है। तो औसत चाल क्या कैसे निकलेगा, एकदम याद रखना, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, यही याद रखना है और कुछ नहीं है। टोटल इफेक्ट जो है मोशन, मतलब एवरेज स्पीड जो है, टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम। ये अगर आपको समझ में आ रही है तो आप औसत चाल, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। चाल क्या है,
दूरी बटा समय। औसत चाल क्या है? औसत चाल कब हमको जरूरत महसूस होगी? जब नियत चाल से कोई नहीं चल रहा हो, जब वेरिएबल स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो, तो हमको क्या पर जरूरत पड़ेगी? औसत चाल की। औसत चाल की गणना कैसे करेंगे? तो कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय निकालते हैं हम लोग। ये याद रखना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब बच्चों एकदम क्लियर है आप लोगों को कि औसत चाल की गणना की जरूरत तब महसूस होगी जब कोई वस्तु नियत चाल से नहीं चल रही हो, मतलब चाल उसका हमेशा बदल रहा है। मान लो कभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कभी 20, कभी 50, कभी 30, तो हम लोग एक एवरेज कैलकुलेशन करते हैं कि एवरेज कितना है। तो चलो एक क्वेश्चन से इसको हम समझे, इस कॉन्सेप्ट को। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तथा शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, मतलब चलता है। तो औसत चाल की गणना करें। क्या है? An object moves first half distance with speed 20 km per hour and next half distance with speed 30 km per hour. Then calculate average speed. आधी दूरी 20 से, देखो क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी फिगर आपके दिमाग में बननी चाहिए, उसकी फिगर बननी चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है? आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आधी दूरी बची, आधी दूरी आधा चल गया तो आधा ही बचा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो औसत चाल कितना होगा? चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ए से बी पे गए हैं आप, टोटल डिस्टेंस मान लो 2x है। ए से बी का टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2x है। आधा कितना होगा जी? आधा मान लो बीच में ये सी पॉइंट है, ये आधी दूरी, मान लो सी ऐसे लिखते हैं। ये आधा कितना होगा? x, और ये आधा कितनी हो गई? x। आप a से b तक गए हो, टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 2x, आधा कितना हुआ? x, इसलिए 2x लिया है। अगर x लेते तो कितना होता? x/2, और ये भी होता है x/2। तो टोटल इसलिए हम लोग सिंपल रहे कैलकुलेशन में, ये 2x ले लिया। टोटल तय की गई दूरी जो है, आधा कितना है? x, अब आधा है x। और ये दो पार्ट में इसकी मोशन की स्टडी हम लोग करेंगे। पहला जो आधा x है वो किस स्पीड से चला है? v1 20 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी आधी दूरी v2 30 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से चल रहा है। चलो बच्चों हम लोग देखें अब इसमें आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली तो क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले ए से सी तक जाने में इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल तो क्या फॉर्मूला हो गया? डिस्टेंस बाय स्पीड, समय इक्वल टू दूरी बटा 4 पढ़े हैं। तो मान लो ए से सी तक जाने का टाइम t1 है, तो डिस्टेंस कितनी x और ये कितनी हो गई 20, ये हो गई x y यहां से यहां जाने का मान लो टाइम t2 है, तो टाइम इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस बाई स्पीड, ये t2 डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ के x और स्पीड हो गई 30। टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस टोटल टाइम निकाल लो। ए से बी तक जाने का टाइम, आप तो गए हो यहाँ से यहाँ का, आधा दूरी का टाइम लगा x/20 और नेक्स्ट का x/30। टोटल टाइम x/20 प्लस x/30 LCM 60 3x और ये हो गया 2x। कितना टाइम आया जी? टोटल टाइम कितनी आ गए? टोटल टाइम 5x बाई 60, 5 से 60 हो गया तो x/12। घंटा में तो आवर होगा। हम लोगों के पास निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज क्या फॉर्मूला, क्या कॉन्सेप्ट बताया था? टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बाई कुल समय, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी 2x और टाइम हो गई x/12। x कैंसिल हो गया नहीं, तो 2 × 12 24 और क्या था किलोमीटर पर आवर, ऐसा किलोमीटर पर आवर में होगा। तो इस टाइप से ये सिंपल। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, ये 20 ये 30, 20 और 30 को ऐड कर देते हैं, इन सब कितना निकाल देंगे 25, गलत हो जाएगा। क्या कहता है 20 + 30 50 बटा 2, तो ऐसा तो नहीं है। आपका जो फिजिक्स में डेफिनेशन है कि किसका रेशियो है, डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का। तो इनको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा और आपको डिवाइड करना होगा, गलतियाँ नहीं करनी। तो इसको आप नोट कर लें। इसी टाइप से क्वेश्चंस और मैं लेता हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे और उसको हम बनाने फिर से कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा, इसी टाइप से सेम आकार moves first half distance with speed 40 km/h and
next half आधी next half distance with speed 60 km/h. Find average speed. Find average speed. इसको आप लोग ट्राई करें. एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ठीक है. सेम प्रोसेस से बनेगा. कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि पहले टोटल डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो चलिए बच्चों, फिर से थोड़ा सा हम इसको रफ पहले फिगर बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. पहले मैं फिगर बना रहा हूं, फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा. और मान लो ये बी पे गया और ये डिस्टेंस मान लो लेटर बिटवीन ए एंड बी 2x. तो आधी कितनी हो गई? आधी पे एक पॉइंट मैंने सी ले लिया. तो ये डिस्टेंस है मेरा, कितना हो जाएगा? आधा x, आधी हो जाएगी x. तो ये मेरा ये v1 कितनी है? 40 km/h है. और ये v2 कितनी है? 60 km/h है. v2 मतलब सी से लिखा जाने का. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ए से सी जाने का उसका क्या निकालेंगे? टाइम. समय पर तो दूरी बटा समय 8t1. दूरी कितनी? एस से सी की x बाई 40. इसमें सी से बी जाने के समय का फॉर्मूला क्या? वही है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाई टाइम. तो ये x और ये 60. तो यहाँ से यहाँ x बाई 40, यहाँ से यहाँ x बाई 60. तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? टोटल टाइम, कुल समय t1 प्लस t2 x बाई 40 प्लस x बाई 60. बच्चों थोड़ा सा आप लोग टाइम निकालिए, एलसीएम ले लीजिए. 40 60 का 120. ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, 5x, 120 x बाई 24. अब क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस कितने? 2x. और टोटल टाइम कितने? x बाई 24. तो कितना हो जाएगा? 24 ऊपर गया 48 किलोमीटर/आवर. इस क्वेश्चन में आपका आंसर है. तो इस तरह से एक ही कॉन्सेप्ट सिर्फ इस पर सिस्टमैटिक आपको काम करना.
तो आप लोगों के लिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं कि मान लिया V1 से तो V एवरेज जो है V एवरेज तो V1 V2 बाई V1 प्लस ऐसे ये फॉर्मूला आती है। अगर इसी टाइप का होगा आधी दूरी उससे और रेस्ट आती हमेशा। तो 2V1 कितनी 40, V2 कितनी 60 और V1 प्लस V2 कितनी V1 प्लस V2 40 और 60 कितनी 100। देखो 48 आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसको भी आप लोग जल्दी बना सकेंगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। आप लोग इसको क्या क्या रखेंगे इस केस में 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। जब इस टाइप से होगा तो जल्द मतलब मैं कुछ ही सेकंड में बना। चलिए कुछ आपको होमवर्क में देगा। मान लो A से B तक गए हैं आप, A से B तक मान लो ये डिस्टेंस है 2 था, जब 2x बाई 3 डिस्टेंस और रेस्ट डिस्टेंस क्या है x बाई 3। रेस्ट क्या हो गया x बाई 3। तो ये जो आधी दूरी है ये आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये आधी दूरी जो है ये आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हो। तो फाइन क्वेश्चन देखो भाई क्या कर रहे हैं। ए से बी पे आप गए हो और 2/3 डिस्टेंस 2x बाई 3 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रेस्ट 1/3 डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड एवरेज पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक एक्सिस पे ये 0 है, ये 10 0 है कोऑर्डिनेट का, और ये 20 0 है, ये -10 0 मीटर में दिया हुआ है, ये -20 0। आपने कहा से जर्नी स्टार्ट किया, देखो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, वो से इस पॉइंट पे गए हैं और यहाँ से रिटर्न होकर, यहाँ से सुनो, यहाँ से रिटर्न होकर इस पॉइंट पे आ गए। देखो फिगर कहाँ से स्टार्ट किए, इस पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, और ये मेरा क्या है फाइनल, मालूम मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन है जिसमें एवरेज स्पीड निकालनी है, ये दूसरी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है जिसको आप लोग बनाएंगे। दोनों फिगर आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ से स्टार्ट किया है ऐसे घूमता हुआ 20 0 से घूमता हुआ, ये यहाँ चले गए हैं -20 0 पे, ये फाइनल क्वेश्चन। इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और ये क्वेश्चन पे दिख रही है आपको। तो हम लोग बच्चों आज जो अपने फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने जो स्टडी किया है उसको फिर से हम लोग रिकैप कर लें। क्या मैंने पढ़ाया है, मोशन पढ़ाया आपको कि कब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में कहेंगे, कब किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे। मैंने बताया कि कोई एक ही वस्तु दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। उसके बाद मैंने बताया डिस्टेंस, इस पे प्रॉब्लम कराया मैंने,
उसके बाद मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मैंने क्या बताया, स्पीड, और उसके बाद मैंने बताया एवरेज। अपने फर्स्ट सेशन में हम लोग इस फिजिकल टर्म्स के भौतिक राशि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब अगले सेशन में हम लोग आगे लेकर मैं खुद उपस्थित होऊंगा, आप बच्चों आप लोगों के सामने मैं आऊँगा, आगे की चीज़ें अगले सेशन में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस होमवर्क को बनाएं और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।